Hello, everyone. Let's start with our new series or new concept of law of motion. And today we will continue with this part. Okay. So, first, we will try to understand what is law of motion. First, it was started just we as a people, we generally believe it was started by the Newton only, but not. Before of the Newton, it was started by the Aristotle. न्यूटन से पहले अरिस्टोटल ने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी और ये कॉन्सेप्ट क्या है? लॉ ऑफ मोशन। अरिस्टोटल का कहना सीधा सीधा सा ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, आई एम नॉट सेइंग अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, टू चेंज एनी स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मेरे को स्टेट चेंज करना है तो आई नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहर से मेरे को एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। देन इट वॉज ओनली चांस, देन इट वॉज चांस टू चेंज दैट पर्टिकुलर स्टेट। लेट्स इमेजिन दिस इज द सेटअप। ये एक सरफेस है मेरे पास और इस सरफेस पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ। ये कौन सी सिचुएशन? एट रेस्ट की। इस रेस्ट की सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या ये अपने आप चेंज हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? नो। अपने आप तो यहाँ खाना नहीं खा पाते, बात है कि नहीं से खाना भी नहीं खा पाते, तो अपने आप तो कुछ नहीं हो सकता। तो अरिस्टोटल ने सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दे दिया कि इट वॉज ओनली पॉसिबल टू चेंज स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, कि भाई मैं बाहर से एक फोर्स अप्लाई करूंगा इस ऑब्जेक्ट पे एफ अमाउंट का, तब ही पॉसिबल है कि ये चेंजेस होंगे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो अरिस्टोटल ने दे दिया, ऐसा ही मिलता जुलता गैलीलियो ने भी दिया था, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ वॉलेंसी ऑल्सो। तो बोथ हैव कंबाइंडली कॉल्ड दैट कॉन्सेप्ट। और गैलीलियो ने एक स्टेप और आगे जाके कॉन्सेप्ट डेवलप किया इनर्शिया का। व्हाट इज इनर्शिया? मैं, आप, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में, सभी के पास कहीं ना कहीं इनर्शिया। सर इनर्शिया क्या होता है? Inertia, it is a property of each and every body to resist or to obstruct the change in state of motion or state of rest. अगर मैं घर पे ऐसे पड़ा हुआ हूँ तो मेरी बॉडी बोलेगी सोते रहे, आराम कर, चिल कर, चेंज मत कर स्टेट। माई बॉडी इज ओनली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ट्राई टू, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और उसी फोर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें क्या लगता है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। भाई सिंपल सा है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या तो आप बोल सकते हो, जनरली हम स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब बात इतनी सी बहुत क्लियर है। अब इनर्शिया तो प्रॉपर्टी है सभी के पास, तो इनर्शिया के भी बेटा टाइप है। इनर्शिया के हमारे पास 3 टाइप है। पहला इनर्शिया एट रेस्ट, दूसरा इनर्शिया एट मोशन, और तीसरा इनर्शिया ड्यू टू या एट डायरेक्शन। तीनों का एक एक चीज समझते हैं हम। एट रेस्ट पे क्या होगा? कोई चीज पड़ी है, पड़ी ही रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर मैं बाहर से फोर्स न लगाऊं, तब तक वो चीज वैसी की वैसी ही रहेगी। कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड रेजिस्ट स्टेट चेंज। ठीक, सेम हैपेंस विद द मोशन। भाई कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है, आराम से मोशन पड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं, आग लगे चाहे बस्ती। अब ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा? इन मोशन, रिमेन्स इन मोशन, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी है डायरेक्शन। अगर सपोज करो मेरा पाथ ऐसा जाना है, इफ आई वॉज ट्रैवलिंग इन दिस पाथ, अचानक से कोई मेरे को, मैं सीधे जाना चाहता हूँ, कोई मेरे को बोले टेढ़ा हो जाओ, टर्न दिस साइड, पॉसिबल नहीं।
आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते वक्त अगर सीधे सीधे जाना है और अचानक से आपको बोला जाए कि मुड़ जाना है, पॉसिबल है? नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर ट्रांजिशन रील मिलेगा ऐसे, झटके से आप बाहर। ठीक है। और इनर्शिया के बेस्ट एग्जांपल्स आपको अपनी डे टू डे लाइफ में मिलते हैं। जस्ट लाइक कि मैं बस पे हूँ, खड़ा हूँ, लेकिन बस मोशन में और मैं बस पे खड़ा हूँ। जब मैं बस पे खड़ा हूँ और बस मोशन में, तो एक सडन ब्रेक लगता है और वो ब्रेक क्या होगा? जर्क। ठीक है, एक्सेलरेशन के आगे वाली चीज जर्क। जर्क लगा, मैं स्टेशनरी सिचुएशन था, मेरा ऑब्जेक्ट या मेरी बॉडी रेस्ट वाली कंडीशन पे थी। उस रेस्ट वाली कंडीशन पे मैं फॉरवर्ड की तरफ बेंड होता हूँ। उस पर दो चीज़ें काम करती, एक तो इनर्शिया। अब इनर्शिया भी कौन सी? मेरी पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थी कि सिर्फ मेरा लोअर पार्ट, जिस पे मेरे को एक तरह का फोर्स लगा, मेरा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लोअर पार्ट। सपोज करो ये बस है, ड्राइंग बढ़िया है अपनी। इस बस पे एक पर्सन है, इस पर्सन के लोअर पार्ट पे एक फोर्स अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ इट वॉज कनेक्टेड टू द बस। अब ये जो फोर्स है ये एक तरह का जर्क है, ये फोर्स जो है एक तरह का जर्क है, और ये जर्क जनरली आपको फील होता है कब? व्हेन देयर इज अ चेंज, सडन चेंज इन इनर्शिया, दैट सिंपली हैपन्स। एक तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, बस में यू विल एक्सपीरियंस इनर्शिया बिकॉज ऑफ योर बॉडी इज एट रेस्ट सिचुएशन। आपकी बॉडी रेस्ट सिचुएशन पे अचानक से जर्क लगता है, आप आगे की तरफ जाते हो, यू विल बेंड टुवर्ड द फॉरवर्ड। क्यों? आपका लोअर जो पार्ट है, लोअर पार्ट आपका किस में रहता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, एंड इट वॉज कनेक्टेड टू द बस, और आगे की तरफ आप बेंड करते हो। दूसरा इसका एग्जांपल इनर्शिया का, बेडशीट या क्विल्ट या फिर रजाई। ठंड के दिनों पे मम्मियाँ क्या करती हैं, जैसे ठंड आने वाली होती है तो रजाइयों को निकाल कर पीटती हैं। ठीक, जैसे ही वो पीटती हैं डस्ट बाहर आता है। अब सर ऐसे तो हमें भी पीटा जाए, हम भी बाहर आए, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ रीजन। अब जो डस्ट पार्टिकल है वो एक रेस्ट सिचुएशन में पड़े हुए हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। अचानक से क्या होता है, उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं हम, और फोर्स अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? वो बाहर की तरफ, दे विल सर्टेन फॉल आउट बिकॉज ऑफ द सर्टेन अप्लाइड फोर्स। और वो किस सिचुएशन पे थे? रेस्ट पे थे, आराम से। इसी को लेकर न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया कि अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external force applied upon it to change its state। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे, अगर मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किस पे है? एट रेस्ट पे। आज है, 100 साल बाद भी मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये ऑब्जेक्ट वैसा ही रहेगा मेरा, कोई भी चेंज इस ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। लेकिन वही एक ऑब्जेक्ट है मेरा एट मोशन, एक पर्सन है, पगलू बोल देते हैं इसको। कौन सा पगलू? आप देख लो। अब ये पगलू क्या कर रहा है कि ये पगलू मोशन कर रहा है, धीरे 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 चल रहा है। चलते चलते एक टाइम आएगा इस पगलू के साथ कि ये पगलू क्या करेगा? रुक जाएगा। पॉसिबल है, थक जाएगा, रुक जाएगा। बट फर्स्ट लॉ तो बोलता है रुकना नहीं है, थकना नहीं, यही बोलता है। क्या होगा? देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू इट। कि भाई इमेजिन करो कि अगर मेरे पास एक पाथ है और मैंने एक फुटबॉल का किक किया, फुटबॉल चलती रहनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। एक टाइम पीरियड के बाद फुटबॉल रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फुटबॉल विल एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड प्लस एयर रेजिस्टेंस। मैंने मारा, एयर ड्रैग फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा। ये चीज़ें हैं, ये कुछ जो कॉन्सेप्ट है आपको बनना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट लॉ तो आपको समझ में आ गया भाई, अगर चल रही हैं चीज़ें तो तब तक चलेंगी जब तक बाहर से हमें फोर्स ना लगाना पड़े उसको स्टेट चेंज करने के लिए। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो इससे अब आते हैं थोड़ा सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ बहुत बढ़िया। पहला बताया स्टेट चेंज करना, फोर्स लगाओ।
सेकंड लॉ बताएगा कितना फोर्स लगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सेकंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेटा हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जैसे इनर्शिया होती है वैसे मोमेंटम भी होता है। क्यों? क्योंकि साइड में समझो, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है, पहली बात तो ये पीस, मैथमेटिकली हम इसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। हर ऑब्जेक्ट के पास मास है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास ना हो? बिल्कुल नहीं। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस एंटायर यूनिवर्स हैविंग द मास, सभी के पास मास है। अब जब सभी के पास मास है तो फिर वेलोसिटी है, ठीक है, कोई बात नहीं। वेलोसिटी हम बोल देंगे कांस्टेंट मोशन से चल रहा है, स्पीड से, बाई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट वेलोसिटी तो है, ठीक। मोमेंटम हो गया। अब सपोज करो, इमेजिन करो, ये एक फिर से वही पगलू है, इसका मास 5 kg, आराम से चल रहा है अपनी मस्ती में 5 मीटर पर सेकंड। मैंने पीछे से आया, बोला पट, चलना है तेज चलो। बोला ठीक है, अब मैं ऐसा चलूंगा, आपने मार दिया मेरे को, ऐसा चलूंगा कि बस m इज इक्वल टू कितनी, मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी इसकी हो गई मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। तो मैंने ऐसे पट से मारा, तो ऐसा तो नहीं जुप से बढ़ जाएगा यार, पॉसिबल नहीं है। तो इसको बढ़ने के लिए क्या लगेगा? टाइम। तो टाइम मैं बोल देता हूँ 5 सेकंड लगा इसको, यहाँ से यहाँ तक जाने। क्या होगा यहाँ पे? सर भाई स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है जो फोर्स लगा हुआ है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर ये होता क्या? मोमेंटम तो हमको पता है भाई, यही होता है इनिशियल माइनस फाइनल। अब यहाँ पे भी ठीक है, कर लेते हैं, हमको ये बात भी पता है क्योंकि m तो मास, v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के के एम ए लिख देते हैं। क्लियर है बात? बराबर पक्के तौर पे बात क्लियर। अब जो k की वैल्यू है ये इज इक्वल टू 1 होती है, और हम सभी को पता है, हम पढ़ कर k की वैल्यू हम हाथ से नहीं निकाल सकते। इट इज ओनली पॉसिबल बाय द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्लियर है बात? अब यहां से आपको पता चल जाएगा ये फोर्स कितना है, मतलब सेकंड लॉ गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है इसका। पहला डायरेक्शन, पहला बताए फोर्स चाहिए, सेकंड बताए कितना फोर्स चाहिए। अब इसके बाद आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बहुत सिंपल है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप डाइवर्ट होते हो पढ़ाई से, उतना ही पढ़ाई भी आपसे डाइवर्ट है, पढ़ाई भी आपसे दूर जा रहा होता है। तो इसीलिए एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। अगर मैंने किसी को एक थप्पड़ खींच के मारा पट से, बोला सर प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो प्रैक्टिकल कैसे? बोला सर एक्शन, दूसरे पे रिएक्शन। सर तो जब एक्शन और रिएक्शन ऐसा आप बताओगे तो एक चीज समझो, एक तो पहली बात बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, हेंस एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। अगर मैंने एक्शन लगाया रिएक्शन होना जरूरी है। सर मैंने मारा उसको दर्द हुआ, ठीक, एंड दीज फोर्सेस ऑकर्स इन ऑलवेज पेयर। इसीलिए तो हमने बोला कि अगर लेट सपोज आई हैव ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट, ए अप्लाइड फोर्स ऑन बी, तो हम ऐसा लिख देते हैं, एंड बी अप्लाइड फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी हैविंग अपोजिट नेचर। तो वी विल सी इन दिस फॉर्मेट। बराबर हम ऐसे ही बोलेंगे कि इसके हिसाब से ऐसा है। अब यहाँ पे एक चीज, तो इसको आइडियली आप ऐसा बोल सकते हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब इसको आप इस साइड लेकर आओगे क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 0। और इसी से एक रिलेटेड भी आता है कॉन्सेप्ट कि भाई एक चीज समझो
कॉन्सेप्ट क्या आएगा यहाँ पे कि ठीक एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट। थर्ड आपको डायरेक्शन बता रहा है किधर फोर्स लगेगा, पहला फोर्स बताएगा लगेगा, दूसरा कितना लगेगा, तीसरा डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, ये चीजें तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है डेट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत क्लियर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब बॉडी इज सेट टू बी आइसोलेटेड when no external force act on it. For such isolated system, the linear momentum is constant. That is conserved. That is the statement. अब मैं बोल रहा हूँ if F external is equal to 0, F external 0 तो भाई सर ये तो ये होता है dp अपॉन dt। तो अगर ये 0 होगा तो हमको तो बहुत अच्छे से पता है, हमने तो इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और p क्या है आपका, p इज मोमेंटम। अब एक चीज तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ गई भाई, मोमेंटम कांस्टेंट। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट रिलेट करो आप किससे, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट रिलेट होगा आपका यहाँ पे बीजीएमआई से। बढ़िया, एक नंबर बीजीएमआई से होता। सभी को याद है AK-47 चलाते पर धक धक धक, AK-47 में रिकॉयल बहुत ज्यादा होता है। तो सपोज करो, इमेजिन कर लेना गन है ये, ऐसे अपन बना लेते हैं। अपनी ड्राइंग इतनी तक ही है कि अपन अमीबा तक बना पाते हैं। अब ये गन है, मैगजीन भर देते हैं इसमें, ये सेफ्टी लॉकर। ठीक, जब इस गन के अंदर मास ऑफ गन है और मास ऑफ बुलेट है, ठीक, जैसे ही गन फायर, मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, और इनिशियली ये रेस्ट पे, ठीक। जैसे ही क्या करेंगे, रिकॉइलिंग ऑफ गन, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम। जैसे ही फायर हो तो क्या होगा, आफ्टर फायरिंग। फायर होने के बाद ही सब कुछ होता है लाइफ में, याद रखना। कई लोग मानते नहीं है बात, ताकत दिखानी बहुत जरूरी होती है, और फिर कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको लगता है कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं बचता उनके पास। आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग क्या होगा कि भाई गन गई पीछे, कहाँ गई पीछे ये नहीं पूछना, गन गई पीछे विथ v वेलोसिटी, ठीक। मास ऑफ गन, बुलेट गई आगे, ये गया बुलेट, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिख देते, मास ऑफ बुलेट उसी के साथ। तो अब ये दो सिचुएशन, इन दो सिचुएशन को आप एनालाइज करो, और कॉन्सेप्ट क्या है कि Pi इज इक्वल्स टू Pf होना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। और जब इसको आप एस्टिमेट करोगे पूरा का पूरा कि भाई मास ऑफ गन like mg plus mb multiplied by whatever the velocity initially it was mentioned equal to after firing क्या था भाई, mg multiplied by v plus mb multiplied by vb. So this type of how we will set up the concept of recoiling of gun, or by कंजर्वेशन मोमेंटम। गुरुदेव को कैसे भूल जाए, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू हम ये चीजें स्पेसिफाई करते हैं। इस बेसिस पे क्वेश्चन जनरली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर अवॉइड होते हैं। आज का जो है जस्ट अ बेसिक सिनेरियो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। From tomorrow we will try to attempt some of the questions of the competitive exam as well.
इम्पल्स। इम्पल्स को एक चीज समझो, सबसे पहली बात हम बोलते हैं फोर्स इम्पैक्ट। इम्पल्स में एक क्रिकेटर सीधे अगर बॉल कैच करे तो जोर से लगती है, और वही पुल बैक कर ले तो कम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि सिंपल अगर सरल शब्दों में मैं बात करूं तो फोर्स अगर ज्यादा है तो टाइम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू नहीं, इन पर्टिकुलर टाइम। इम्पल्स एक्चुअल में है क्या? इम्पल्स कम्स फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली चीज तो आपको समझ गया, फोर्स का इम्पैक्ट, सीधे कैच किया तेज लगेगा, पुल बैक कर लूंगा धीरे लगेगा। अब यहाँ पे एफ हमको पता है ये वाली बात होती है, इससे आपको भी पता है कि ये क्या होगा, इम्पल्स, दैट इज दिस वन, चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम mv upon this one, that is called impulse. Simply we represent impulse by j. तो impulse का बेसिक मीनिंग क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। जब मैंने कैच की यहाँ पे मोमेंटम अलग है, पुल बैक कर लिया मोमेंटम अलग है, तो भाई impulse में क्या है, अगर फोर्स बढ़ा तो टाइम कम हो जाएगा, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अब impulse के साथ एक चीज और है, अगर यहाँ पे इम्पल्स का मैं ग्राफ दे दूं, ऐसा एक ग्राफ कर दूं, ग्राफ में एफ वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो कुछ ऐसा कर्व है, और मैं बोल दूं इस कर्व के अलोंग आपको निकालना है। कर्व के अलोंग कैसे आएगा, सिंपल सा चीज है, ये देखिए, J इज इक्वल टू क्या होता है, F is equal to dp upon dt. J is equals to f dt is equal to dp. अब ये जो चेंज इन मोमेंटम है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है चेंज इन मोमेंटम का, इसको हम क्या कर देंगे, J is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f dt is equal to p। इस चीज को ध्यान में रखना है, बस इंटीग्रेशन ऑफ। और इसके क्वेश्चन जनरली कभी कभार मिलते हैं, मेंस में है एक आध क्वेश्चन आपको आता है ग्राफ बेस्ड पे। ऐसे एक इक्वेशन है और यहाँ पे बोल देंगे दीज आर द पॉइंट्स ए और बी, तो आपको ए और बी के बीच में निकालना है, तो आपको सीधा सीधा पता है आपकी वैल्यू कहाँ जाएगी, फ्रॉम ए टू बी। दिस इज हाउ, इससे मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। तो और इसी से, सो द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंड दैट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको हम ये बात भी बोलते हैं, बड़ा आसान है। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल। क्या होता है भाई इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल? इफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ठीक, अब अगर एक ये पॉइंट है मेरे पास, यहां मान लो फुटबॉल रखा हुआ, ठीक, मान लेते हैं फुटबॉल ही, ठीक। इस फुटबॉल को अगर एक पर्सन यहां से आ रहा है, एक F1 फोर्स, एक पर्सन यहां से आ रहा है F2 फोर्स, एक पर्सन यहां से आ रहा है F3 फोर्स, क्या पॉसिबल है कि कोई पर्सन इसको चेंज कर लेगा, मतलब हिला लेगा? हम बोल रहे हैं कि भाई दो लोग एक साइड से आ रहे हैं, तीसरा एक साइड, लेकिन दो की ताकत के बराबर तीसरे की। हम बोल रहे हैं यहाँ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3 है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ समझ में आ रहा है कि सर F1 प्लस F2 ये बहुत अकेले में तो भारी है, लेकिन दो के साथ, इसीलिए भाई खड़ा है यहाँ पे। ठीक, तो यहां से हिला तो सकते नहीं बॉल को, F1 प्लस F2। और इस सिचुएशन को, इस पूरी सिचुएशन को आप बोलोगे दैट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दैट फुटबॉल इज इन इक्विलिब्रियम, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। भाई दो एक साइड से आ रहे, तीसरा इधर से आ रहा, तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो जा रहा है।
और इसी को आप एक टर्म और बोलते हो विच इज कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट, ये सिचुएशन तो इक्विलिब्रियम हो गया, लेकिन F1, F2 और F3 क्या होंगे? ये तीनों कहलाएंगे बेटा, ये तीनों कहलाएंगे क्या? कॉन्करेंट फोर्स। याद रखिएगा इस बात को, बहुत सिंपल। तो दीज फोर्सेस विल बी कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे and that's how we have started. Hope you will like it, and from next time onwards we will move for the question part as well and try to understand more deeply about the physics in our day-to-day life, and especially for the 11th and 12th. This series will continue now. Okay, last time I have left for some period of time, but this time I will continue it, no issue in that. And like this is the 11th that is going on, and some of the questions from the JEE or previous examination that we will continue. कुछ पुराने एग्जाम्स के भी आपको कॉम्पिटिटिव्स के क्वेश्चंस यहाँ पे करने मिलेंगे, और आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहाँ पे डेली के जो पीडीएफ्स हैं, मतलब पर लेक्चर्स के जो पीडीएफ है जो क्लास पे मैं यहाँ लिख रहा होता हूँ, वो भी वहाँ पे अपलोडेड रहेंगे आपसे। तो उसमें आप जाकर टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वॉट एवर योर क्यूरीज और वॉट एवर योर डाउट, यू कैन जस्ट मेल मी, और सिंपली आप टेलीग्राम पे सीधे पूछ सकते हो, आपको आपके आंसर्स या डाउट क्लियरिंग वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।